आप सुन रहे हैं विविध भारती, गीतों भरी कहानी। सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल चतुर्वेदी की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्तों के रेगिस्तान। वाचक स्वर रेणु चतुर्वेदी। हमेशा की तरह वर्मा जी सोफे पर अधलेटे से और अखबार का एक पन्ना नीचे गिर पड़ा। एक हाथ में घंटी की कॉर्ड लिए वो बार बार उसका बटन दबाने लगे। तभी डबल रोटी काटने की छुरी लिए नीलू अवतरित हुई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने अखबार से अनिच्छा से आंख ऊपर उठाई। इसमें भी कोई शक है? मेरे दिमाग का दिवालियापन तो उसी दिन जाहिर हो गया था जब तुमसे शादी की थी। मुझसे नहीं, मेरे स्टेटस से कहो। सब मेरे आईसीएस पिता के प्रभाव को अपने करियर के लिए इस्तेमाल करने के लिए तरकीब थी। उफ, छोड़ो भी। रामू कहाँ है ये बताओ। बाजार गया है, नीलू ने बताया। ठीक है, जरा अखबार का पन्ना उठा दो। इसीलिए घंटी बजा रहे थे? घर को दफ्तर समझ रखा है क्या? इस तरह से हिंसक मुद्रा में छुरी हिलाती हुई नीलू अंतर्ध्यान हो गई। वर्मा जी ने चश्मा उतारा, नीचे टटोला। अखबार का पन्ना अब तक उड़कर दूसरे कोने में जा चुका था। वो सोफे के हत्थे का सहारा लेकर उठे और उसे लाकर फिर पढ़ने में तल्लीन हो गए। पर जैसे उनका ध्यान उचट गया था। इस घटना से उनको अपनी त्रासदी की याद ताजा हो गई। अफसर रिटायर क्यों होता है? अभी तो सिर्फ 3रा महीना है। 33 साल तक यही चंडी बनी पत्नी कितने प्यार से पेश आती थी। दफ्तर से आते तो एक नौकर जूता उतारता, दूसरा चाय लगाता था, तीसरा बाथरूम में तौलिया कपड़े सजाता था। नीलू डार्लिंग, आप रेडी हैं ना? और फिर उधर से उत्तर आता, हाँ मैं तैयार हूं। हफ्ते में एक आध ही ऐसा दुर्भाग्य का दिन होता कि शाम घर पर बीते। खूब जमकर पार्टियां होती। मेजबान ठहराने के लिए जिद करता, इसरार करता। वर्मा फिर मिलने का चलताऊ वादा करते और फिर सरकारी गाड़ी में बैठकर घर लौटते और फिर बस सो जाते। किसे पता था कि ये दिन भी देखने को आएगा। घर में कुल जमा एक नौकर है, वो भी बमुश्किल तमाम मिलता है। वर्मा जी सोचने लगे, नीलू कभी इतनी चिड़चिड़ी, हर बात में अपने मायके के बड़प्पन का एहसास कराने वाली तो न थी। पर शादी के दशकों बाद भी कौन पति अपनी पत्नी को वाकई जानता है। सुबह से तैयार होकर दफ्तर, शाम को पार्टी या क्लब, और फिर शुक्रवार शनिवार को अफसरों का दौरा और इतवार को मुलाकातियों की भीड़। तभी उन्हें ख्याल आया, आईसीएस पिता की इकलौती संतान नीलू बड़े लाड़ प्यार में पली, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ी और सामाजिक व्यवहार में एकदम माहिर। और खुद वर्मा जी के पिता बाबू थे। बड़े भाई ने बीए किया और फिर मास्टरी करने लगे। उसी साल उनकी बड़ी बहन की शादी हुई और सब दहेज में चला गया। अधबना मकान बिक गया। गरीबों की इज्जत का मापदंड सर्वस्व लुटाने को उनकी कुव्वत ही तो है। घर की आर्थिक स्थिति से तंग आकर छोटा भाई पढ़ाई लिखाई छोड़कर हाई कोर्ट के एक वकील का मुंशी बन गया था। सिर्फ वर्मा जी एक अपवाद की तरह मेहनत लगन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहे। ट्यूशन, पढ़ाई और रात दिन एक कर दिया और फिर आईएएस में चुन लिए गए। उसके बाद भी वर्मा जी की तो यही मान्यता थी कि सब किस्मत की कृपा है। नहीं तो मित्र हरप्रसाद उससे उनके पिता के बुलाने पर उनके घर गए और ठगे से रह गए थे। अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान वो अपने सहयोगियों से कतराते थे। सिर्फ एक उनका दोस्त था रमेश। न वो अपने घर की बात करता, न अपने परिवार की। शुरू में तो हालत ये थी कि वर्मा जी खाने की मेज से भूखे उठ जाते। लोग रोटी तक को कांटे छुरी से खाने की कोशिश करते। वर्मा जी दाएं देखते, बाएं देखते, छुरी कांटा बजाते और ये उबली सब्जियां और कटलेट की हत्या करके भी भूखे ही रह जाते थे। पर भोजन तो एक अनिवार्य व्यवस्था है ना। सबकी आंख बचाकर वो टहलने के बहाने बाहर जाते,
स्टेशन के पास के वैष्णव भोजनालय में डट कर दाल रोटी खाकर लौटते। रास्ते भर सबको कोसते थे, कितने बनावटी लोग हैं ये, अंग्रेजियत की मानसिकता वाले लोग। हमारे देश की तकदीर ही खोटी है। आजादी के बाद भी हम लोग उनकी बनाई जन विरोधी प्रशासनिक व्यवस्था की जूठन चाट रहे हैं। ये भविष्य के अफसर क्या खाक जानते हैं हिंदुस्तान को, जो उसका विकास करेंगे। हीनता के इन दिनों की याद नीलू के घर के ड्राइंग रूम में घुसते ही अचानक कौंध गई। तभी सहाय साहब ने परिचय कराया। ये मेरी बेटी है नीलांबरा सहाय, और नीलू ये है अनुराग वर्मा, अभी हाल में ही पोस्टिंग हुई है इनकी। चाय नाश्ता भी एक परीक्षा की तरह ही था। वर्मा जी ने बहुत संभल कर चाय पी, कहीं आदत के अनुसार सुड़कने का स्वर न सुनाई दे जाए। और फिर पेस्ट्री छुई तक नहीं, हालांकि मिठाई उनकी कमजोरी थी। कहीं इस कांटे में फंसाते फंसाते टपक गई तो क्या होगा। चुपचाप बैठे रहे, फिर औपचारिकता पूरी कर घर आ गए। उनके माता पिता आने वाले थे। सहाय साहब ने कहा वो फोन कर सपरिवार उनसे मिलने आएंगे। आप तो बैचलर हैं, जब भी घर के खाना खाने का मन हो जाए आ जाया करिए। श्रीमती सहाय ने निमंत्रण दिया था। शाम को जब वर्मा जी अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने बाबूजी को टोका था। अरे जल्दी क्या है, खाते वक्त ये चप चप की आवाजें निकालना जरूरी है क्या। वो स्वयं कांटे छुरी से खाने का अभ्यास कर रहे थे। रोल की हुई रोटी बाएं हाथ से चबाते और दाएं हाथ से कांटे में फंसाकर दाल या सब्जी उठाते थे। उनकी मां ने जब उनकी ये रियाज देखी तो ऐसे हंसी थी जैसे छुटपन में बंदर को शीशे के आगे मुंह बनाते देखकर माँ बेटे खिलखिलाए थे। औपचारिकता पूरी कर घर आ गए। उनके माता पिता आने वाले थे। सहाय साहब ने कहा वो फोन कर सपरिवार उनसे मिलने आएंगे। आप तो बैचलर हैं, जब भी घर के खाना खाने का मन हो जाए आ जाया करिए। श्रीमती सहाय ने निमंत्रण दिया था। शाम को जब वर्मा जी अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने बाबूजी को टोका था। अरे जल्दी क्या है, खाते वक्त ये चप चप की आवाजें निकालना जरूरी है क्या। वो स्वयं कांटे छुरी से खाने का अभ्यास कर रहे थे। रोल की हुई रोटी बाएं हाथ से चबाते और दाएं हाथ से कांटे में फंसाकर दाल या सब्जी उठाते थे। उनकी मां ने जब उनकी ये रियाज देखी तो ऐसे हंसी थी जैसे छुटपन में बंदर को शीशे के आगे मुंह बनाते देखकर माँ बेटे खिलखिलाए थे। पर इस बार वर्मा जी गंभीर हो गए। कैसे फूहड़ लोग हैं। अफसर को तो दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना है, वो सलीके से नहीं खाएगा तो जिला कैसे चलाएगा। इसी बीच गरीबी में आटा गीला करने एक दिन सहाय साहब भी सपरिवार आ धमके। अरे अनुराग, तुमने तो कभी मेंशन ही नहीं किया कि तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं। पर इस बार वर्मा जी गंभीर हो गए। कैसे फूहड़ लोग हैं। अफसर को तो दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना है, वो सलीके से नहीं खाएगा तो जिला कैसे चलाएगा। इसी बीच गरीबी में आटा गीला करने एक दिन सहाय साहब भी सपरिवार आ धमके। अरे अनुराग, तुमने तो कभी मेंशन ही नहीं किया कि तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं। कुछ इस तरह से सहाय साहब ने शिकायत की। सर यूं ही बस कभी मौका नहीं पड़ा, वर्मा जी ने खिसियाकर उत्तर दिया। सहाय युगल ने उनके माता पिता से बिल्कुल स्वाभाविक और सरल रूप से बात की। साधारण कप प्लेट में रेडीमेड चाय पी। वर्मा जी के पिता ने सबके सामने तश्तरी में डालकर चाय सुड़की। उनकी मां ने गिलास को धोती से पकड़कर गरम चाय को फूंक फूंक कर ठंडा किया और फिर पिया। वर्मा जी मन ही मन भगवान को मनाते रहे कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। खानदानी अफसर के सामने उनकी मां ने अपने लाल की प्रशंसा की। हमारा बबुआ पुश्तों बाद परिवार में पहला अफसर है साहब। वर्मा जी ने हसरत के साथ जमीन को ताका, पर वहां कोई हलचल नहीं हुई। उस शाम जैसे वक्त थम गया था। सहाय परिवार 40-45 मिनट रहा, पर लगा जैसे एक आध साल गुजर गया। उन्हें आइंस्टाइन के समय के सापेक्षवाद के सिद्धांत पर यकीन आने लगा था। जब वो सहाय साहब के घर जाते तो घंटों उनका मन होता कि नीलू के साथ बैठे रहें, उसे चाय पीते देखते रहें। नीलू के सलवार कुर्ते का परिधान उन्हें जैसे पागल कर जाता। एक बार तो हद ही हो गई। वो नीलू की गर्दन के नीचे के हिस्से को टकटकी बांध कर ताकने लगे कि उसे कहना ही पड़ा,
क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शरीर तो स्वस्थ था, पर मन का क्या करें? उनके जीवन में नीलू पहली लड़की थी जिसमें उन्होंने रुचि ली थी, वरना पूरा छात्र जीवन तो एक लव्य से लक्ष्य के चक्कर में हर स्वाभाविक आकर्षण को कुचलते हुए बीता था। सुबह क्लास, दिन भर अध्ययन और शाम को ट्यूशन। हालत ये थी कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जब कभी सिविल लाइंस जाते तो वो भी उन्हें अनजानी सी लगती। लोग तो उन्हें एबनॉर्मल समझने लगे थे। पड़ोस की राधा से एक बार हनुमान मंदिर में अनजाने टकरा गए थे तो जैसे उनके बदन में करंट दौड़ गया था। उस दिन बड़े अजीब से दिवा स्वप्न आए थे, कहीं अकेली मिल जाए तो। पर हनुमान जी की आराधना ने उन्हें मंजिल से जरा भी भटकने नहीं दिया। उनके हम उम्र चोरी छिपे रेडियो सुनते, नरगिस राज कपूर के गाने गुनगुनाते, पर अनुराग वर्मा मौके बेमौके हनुमान चालीसा ही बुदबुदाते। आज नीलू को देखकर उनकी यही इच्छा हो रही थी कि जो राधा के साथ न कर पाए, आज नीलू के साथ कर गुजरें, उसे बाहों में भर लें, गर्दन के नीचे ये खुशनुमा काला तिल। पर नीलू के सवाल से वो खिसिया गए। चोरी पकड़ी गई की मुद्रा में सिर झुकाए बैठे। एक कर्कश आवाज ने उनकी तंद्रा भंग कर दी। वो अनमने से उठकर खाने की मेज पर बैठकर सोचने लगे कि क्या ये वही नीलू है। उनका मन बीती यादों से कुछ द्रवित हो चला था। बेचारी ने पूरी जिंदगी रसोई में झांका तक नहीं। अब नाश्ते से लेकर डिनर तक बनाना पड़े तो कोई झुंझलाए नहीं तो क्या करेगा। पर ये क्या उनकी गलती है क्या? सर्विस में अगर कुछ तय होता है तो वो रिटायरमेंट है। उसकी मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है और उन्होंने भी की थी। घर बैठकर मक्खी मारना भला किसे भाता है। नौकरी के दौरान ही घर भी बनवा लिया था, पर अनाप शनाप तनख्वाह देकर भी नौकर न मिले तो वो क्या करें। नौकरों की पहले इफरात थी, अब अकाल है। बड़ी कठिनाई से रामू आया है और वो भी इस उम्मीद में कि देर सबेर कहीं सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी। वर्मा जी ने दलिया में दूध डालते हुए सवाल किया, रामू लौटा नहीं अभी तक? नीलू ने लठ मारा। उससे पॉरेज में चीनी डलवानी है क्या आपको? तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे रामू रहता तो तुम्हारी मदद हो जाती। शायद इसीलिए अखबार का पन्ना उठवाने के लिए घंटी बजा रहे थे। हाँ, वर्मा जी ने कहा, माना गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उन्हें याद आया कि हाँ, नीलू की वजह से उन्हें अपने लड़के से भी माफी मांगनी पड़ी थी। आकाश, मेरा बेटा, शुरू से हॉस्टल में रहा था। तब उनकी जिलों की भागदौड़ थी। जब वो कॉलेज में आया तो दिल्ली में स्थिर हो चुके थे वर्मा जी। लड़का भी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो दिन, जिस दिन वर्मा जी 3-4 दिन बाद दौरे से लौटे थे। यूं तो फ्लाइट को शाम को पहुंचना था, लेकिन अपने निर्धारित समय से वो लेट हो गई और आधी रात को पहुंची। उन्होंने घर की घंटी बजाई, नौकर सो गए थे। आकाश ने दरवाजा खोला। वो इधर उधर की बातें करते हुए आकाश के कमरे तक पहुंच गए। वहां सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। तुम सिगरेट कब से पी रहे हो? उन्होंने क्रोध से कांपते हुए पूछा। आकाश, हमने छात्र जीवन में सिगरेट शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, उन्होंने समझाया। डैडी, आप अपनी बात मत करिए। क्यों नहीं करूं? आपके और मेरे बैकग्राउंड में बड़ा फर्क है। आप शायद सिगरेट अफोर्ड नहीं कर पाते। कल ड्रग्स लेगा और कहेगा कि अफोर्ड कर सकता है। इतनी बदतमीजी की हिम्मत कैसे बढ़ी? रात भर कोहराम मचा रहा। नीलू का बीच बचाव बेकार रहा। सुबह जब वो दफ्तर गए तब भी झगड़ा निपटा नहीं था। लौटे तो नीलू रूठी बैठी थी। मैंने और आकाश ने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है, नीलू ने धमकी दी। पर तुम्हारा घर तो यही है ना? वर्मा जी ने भावना का सहारा लिया। आज के 90% लड़के सिगरेट पीते हैं। तुम तो ऐसे बिगड़े जैसे उसने कहीं चोरी डकैती कर डाली हो। क्या बात है, बिना बात के थप्पड़ भी लगा दिए। वर्मा जी ने कहा, और वो मुझे इंसल्ट करता रहा, उसका कुछ नहीं। उसने कुछ गलत कहा क्या? वर्मा जी का प्रमोशन ड्यू था। नीलू और आकाश वाकई घर छोड़कर चले गए तो बड़ी भद्द होगी। सब लगन, निष्ठा और परिश्रम धरा रह जाएगा। सब यही कहेंगे कि वर्मा बड़ा छुपा रुस्तम निकला, किसी और के चक्कर में था, इसीलिए तो पत्नी और बेटा घर छोड़ गए।
कहने वालों की जबान कोई रोक तो नहीं सकता ना। कैबिनेट सेक्रेटरी भी सहाय साहब के जूनियर रह चुके हैं। वैसे भी प्रमोशन सिर्फ काम काज से कहाँ होते हैं, लोगों से संपर्क, सही रिश्तेदारी, ये सब भी तो आवश्यक है। कहीं सहाय साहब भड़क गए तो? वर्मा जी ने अपमान का घूंट पिया और माँ बेटे से अपने रात के व्यवहार के लिए माफी मांग ली। सर, आंध्र प्रदेश में जिलाधीश है, पर उसने वर्मा जी के रिटायरमेंट के बाद से चिट्ठी तक नहीं लिखी है। क्या आकाश भी अपने माँ बाप को भूल गया है? वैसे वर्मा जी ने भी तो विवाह के बाद एक तरह से अपने परिवार से नाता तोड़ ही लिया था। 4 साल पहले ही तो माँ गुजरी थी। वर्मा जी रस्मी मातम पुरसी के लिए गए थे और बूढ़े बाप को बिलखता छोड़ कर आए थे। उन्होंने एक बार भी वृद्ध और बीमार पिता से अपने पास आने का अनुरोध करने का सोचा भी नहीं। कहाँ वो बाबू, कहाँ ये अफसर, जमीन आसमान का अंतर है। उन्हें अचानक लगा कि इस अफसरी और सतत ऊंची कुर्सी की तलाश ने उनसे उनकी बुनियादी इंसानियत छीन ली है। जन्मजात अपनत्व के रिश्तों को तिलांजलि देकर उन्होंने नए स्नेह संबंधों के जल को मुट्ठी में संजोना चाहा था, और वो भी बूंद बूंद कर रिस गया। वो अकेले बैठे मुट्ठी खोलते बंद करते रहे। मैं खाना बनाऊं कि फोन सुनूं? बहरे हो गए हैं क्या? और अगर पीए का इंतजार कर रहे हो तो वो अब नहीं है। गृह सचिव का फोन था। सरकार को गवर्नर के सलाहकार के लिए किसी अवकाश प्राप्त अधिकारी की आवश्यकता थी। यदि वर्मा जी जाने के लिए तैयार हो जाए तो गृह सचिव मंत्री से बात कर सकते हैं। जो आनन फानन फैसला करे वो आला अफसर कैसा। वर्मा जी ने एक दिन की मोहलत चाही। 1-2 साल तो सुख के कटेंगे, क्या पता इसके बाद गवर्नर भी हो सकते हैं। उन्होंने किचन में जाकर नीलू को सूचना दी। वो एकदम चहक उठी। हाँ, मुझे विश्वास था कि तुम्हारे जैसे योग्य अधिकारी को सरकार घर नहीं बैठने देगी। अरे इसमें सोचना क्या है, एक्सेप्ट कर लो। और फिर देखो, आकाश भी तो आंध्र में है ना। अचानक नीलू के व्यवहार के सुखद परिवर्तन से वर्मा जी को ताज्जुब हुआ। क्या रिश्ते नाते, स्नेह, परिवार सब कुर्सी से जुड़े हैं। ये उपयोगी है, इससे प्यार करो, ये नफा नुकसान कर सकता है, इसके बाद ध्यान से सुनो, अब ये रिटायर हो गया है, इसे विस्मृत और उपेक्षा के कूड़ेदान में फेंक दो। ये सब शब्द, ये सब ध्वनियां उनके कानों में गूंजने लगी। तभी नीलू ने अनुरोध किया, अरे सोचना क्या है, अरे फौरन हाँ कह दीजिए। पर वर्मा जी जड़वत बैठे रहे। वही तो अपने परिवार से बेरुखी के लिए जिम्मेदार थे। अपनी जबरदस्तहीन भावना के अंतर्गत उन्होंने एक बार तो यहां तक सोचा कि भगवान ने उनको अपने माँ बाप चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया। सिर्फ वक्ती सफलता और अधिकार से इंसान का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या पता आकाश को भी लगता हो कि उसके रिटायर्ड पिता उसके समृद्ध और करीने से सजे ड्राइंग रूम में दीवार पर रेंगती छिपकली जैसे हैं, मेहमानों के सामने शर्मिंदगी के बायस। पर उनसे बचा जाए भी तो कैसे। 1-2 साल सत्ता और मिल गई तो क्या, आसपास का माहौल और लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। उनका आत्मग्लानि का एहसास बढ़ गया। उन्होंने चांदनी में चमकती रेत को चांदी समझ लिया था, शीतल, आकर्षक और हृदयग्राही। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्हें जोर का बुखार आया था एक बार। दोपहर को रिक्शा वाले भी आराम करते हैं। उनके पिता 12 वर्ष के पुत्र को बाहों में उठाकर बिलखती मां के साथ डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्हें तब क्या मालूम था कि उनका ये बेटा इतना बड़ा अफसर बनेगा और अपने माता पिता को विशुद्ध स्नेह के बजाय बनावटी आभिजात्य की तराजू पर तौलेगा। सभ्य शब्दों के बगीचे के नकली तराशे हुए फूलों के सामने असली फूलों की क्या बिसात। संबंध स्वयं मुरझा गए थे। उनका निजी अनिश्चय नए पद के बारे में और प्रखर हो उठा। मां तो चली ही गई थी। क्या उन्हें अपने पिता की देखभाल करना चाहिए या ये सलाहकार के पद वाली हड्डी के पीछे दुम दबाकर दौड़ना। फोन। नीलू ने उन्हें जैसे सोते से जगाया। किसका है? बहुत अनमने से वो बोले। पापा का है। सर, हाँ हम घर पर ही हैं, अब जरूर आए पापा, आइए। वर्मा जी ने सहाय साहब को आमंत्रित किया।
दोनों राजधानी में रहते थे, पर मुलाकात औपचारिक मौकों पर ही होती थी। सहाय साहब कई कंपनी में डायरेक्टर थे, आला अफसरों और मंत्रियों के मित्र। कठिनाई से अपनी व्यस्तताओं से समय पाते थे। कुछ ही अधिकारी नौकरी से रिटायर होकर पहले से ज्यादा बिजी रहते हैं। सहाय साहब उनमें से एक हैं। तभी वर्मा जी ने सुझाव दिया, नीलू, पापा आ रहे हैं, क्यों ना हम लंच कहीं बाहर कर लें? जब तक निर्णय हो पाता तब तक सहाय युगल आ गया। वर्मा जी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए कहा, पापा आप क्या लेंगे? सहाय साहब मुस्कुराए, अरे अब यहां क्या लेना है भाई, जब एम्बेसी में लंच करना ही है तो वेलकम ड्रिंक भी वहीं ले लेंगे। हम तो भाई उड़ती खुशखबरी सुनकर आए थे। वर्मा जी ने आदत के अनुसार अनभिज्ञता जताई। किस बारे में? अपनों से क्या छुपाना, अब पापा को बता क्यों नहीं देते? नीलू ने उन्हें टोका। अरे भाई हमें सब पता है बेटे, वैसे अनुराग का उसूल ठीक है। देखो बड़े पदों के लिए कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑर्डर हाथ में आने तक इस बारे में बातचीत भी गलत है। भाई दीवारों के भी कान होते हैं। तो पापा जब आप अपने साथियों से मिलते हैं तो बात क्या करते हैं? नीलू अपने माता पिता के आगे भोली भाली दूध पीती बच्ची के अंदाज में कूकी। अरे भाई इतने टॉपिक हैं, मौसम है, बाल बच्चे हैं और पुरानी नियुक्तियों के अनुभव हैं, और फिर सबसे पॉपुलर तो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई है। अरे इन्हें वेंकट रमन का किस्सा तो सुनाओ, जिसे तुम लोग विकट मानव कहते थे। श्रीमती सहाय ने अपने पति को प्रोत्साहित किया। अब तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए, लेकिन थे बड़े शातिर। वर्मा जी ने रुचि जताई। वो कैसे पापा? भाई उनके बैचमेट नैयर पंजाब के थे। दोनों दिल्ली में भारत सरकार के सेक्रेटरी थे। रिटायरमेंट के 3 साल पहले से वेंकट रमन मद्रास जाने और बसने के लिए प्लान बनाने लगे और सबको बता भी रहे थे। वो इस एग्जाइल की जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं। जैसे ही आजाद हुए पहली ट्रेन पकड़कर मद्रास चले जाएंगे। नैयर और वेंकट रमन 10-15 दिन के फासले में सेवानिवृत्त होने वाले थे। पंजाब के गवर्नर का पद खाली था और दोनों के नाम पर विचार चल रहा था। नैयर को यकीन था कि उनकी नियुक्ति निश्चित है, पर आदेश वेंकट रमन के हो गए। भाई इसीलिए जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर न आ जाए किसी से कहना सही नहीं है। सभी खुश थे, माहौल हंसी खुशी का था। वैसे अनुराग, ये असाइनमेंट बुरा नहीं है, और फिर भाई आकाश भी तो वही है, आगे के प्रोस्पेक्ट भी ब्राइट हैं। सहाय साहब ने अपने दामाद को सलाह दी और विदा हो गए। खाना खाकर वर्मा जी लगातार होम सेक्रेटरी को फोन मिलाते रहे। या तो फोन एंगेज्ड आया या उत्तर मिला कि साहब मीटिंग में हैं। आखिर ये लोग काम कब करते हैं? उन्होंने नीलू से शिकायत की। आप भी तो हाल तक सचिव ही थे, आपको पता होगा। नीलू ने चुटकी ली। आप अपना छोड़ दीजिए, वो खुद फोन कर लेंगे। मुझे पता है श्रीनिवास ऐसा नहीं करेंगे। भाई सत्ता में शराफत के दिन तो लद गए। वर्मा जी ने अपने रिटायरमेंट का ध्यान कर उत्तर दिया। हर अफसर को दृढ़ विश्वास होता है कि वो निहायत शरीफ और दूसरों की मदद करने वाला अधिकारी है। वो भी समय की मजबूरी का शिकार हो रिटायर हो जाता है। सरकार वैसी की वैसी ही चलती रहती है। फोन से निराश होकर वर्मा जी ने नीलू से कहा, अपने मरे बिना स्वर्ग कहां? नीलू, मैं कल खुद मिनिस्ट्री जाकर कंसेंट दे आऊंगा। वर्मा जी की रात करवट बदलते कटी। उन्हें पिताजी के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण आया। उन्होंने मन को समझाया कि सलाहकार होकर हालात सुधरेंगे, अधिकार बढ़ेंगे।